नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सर आप सभी का द स्टार साइंस एकेडमी बाय शिवम सर में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 12th जो कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो हमने चैप्टर फर्स्ट चुना है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर होते हैं हम इन सभी को एक एक करके अच्छे से देखेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन चुना है पुष्पी पौधों का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई सवाल पूछे तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि बस पहले फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद नामकरण करना है। नामकरण करने के बाद आपको उसके बारे में पूरा लिखना है, ठीक, तब आपको जाके पूरा नंबर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे फिगर बनाया है एक आवृतबीजी पुष्प का। आवृतबीजी पुष्प की आवृतबीजी पौधा किसे कहते हैं, यानी जिसमें फूल उत्पन्न होता है, जिसमें फूल होता है, जिस पौधे में फूल लगते हैं उसे क्या कहते हैं, आवृतबीजी पौधा कहते हैं। तो हमने या तो एग्जाम में आवृतबीजी पूछे या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पूछे तो आपको सेम ऐसे बनाना है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, फिर अब उसका हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे, ठीक। पहला क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों का नामांकित चित्र से एक वर्णन कीजिए, ठीक। तो हमने लिखा है आवृतबीजी पौधे का विशिष्ट लक्षण जो होता है वो पुष्प को उत्पन्न करना होता है। यानी आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, फ्लावर उत्पन्न करते हैं। और हर एक, तो हमने ये क्वेश्चन लिया, अब इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आवृतबीजी पौधे का विशिष्ट लक्षण पुष्प को उत्पन्न करना होता है। इनमें कुल 4 चक्र पाए जाते हैं, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज, पुंमंग और जायांग, ठीक। तो हमने यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहला क्या है आपका, बाह्य दल पुंज। पहला चक्र क्या है, बाह्य दल पुंज, ठीक। ये पुष्प का क्या होता है, प्रथम चक्र होता है जो लगभग हरे रंग का होता है। ये क्या करता है, एक तरीके से पुष्प की कली अवस्था में इसके अंदर जननांगों की सुरक्षा करता है, यानी पुमंग और जायांग की सुरक्षा करता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका क्या, दल पुंज। दूसरे नंबर पे क्या है, दल पुंज। दल पुंज का कार्य क्या होता है, तरीके से यह पुष्प का कैसा चक्र होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। यानी एक तरीके से जो पुष्प का दूसरा चक्र होता है, यानी कौन, दल पुंज, वो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। यह पुष्प का रंग बिरंगा तथा सुगंधित भाग होता है। यानी जो फूल देखते हो आप रंग बिरंगे कलर का, हर एक कलर का, तो वो क्या हम देखते हैं, दल पुंज को देखते हैं। जितना फूल स्मेल वगैरह करता है, ठीक, सुगंधित होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, दल पुंज के कारण। अब ये सुगंधित क्यों होते हैं, क्यों रंग बिरंगे दिखते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। यानी भाई जाहिर सा बात है, जो खूबसूरत, जो अच्छा दिखता है उसी के पास लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका खूबसूरत दिखना ही एक तरीके से क्या है, इसकी मजबूरियां हैं। समझ गए, नहीं समझ गए। यानी यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। यह पुष्प का रंग बिरंगा तथा सुगंधित भाग होता है। इसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। माने इसका मुख्य कार्य क्या होता है, एक तरीके से परागण के लिए कीटों को ये क्या करता है, आकर्षित करता है। समझ गए। हम तीसरा चक्र देखेंगे, पुमंग। पुमंग जो है, यानी तीसरा चक्र क्या होता है, पुमंग। यानी यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जो क्या करता है, पुष्प में नर जनन अंग का कार्य करता है। यानी ये क्या होता है, पुष्प में नर जनन अंग होता है। यह अनेक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। समझ गए। यानी एक तो रहेगा तो क्या होगा, पुंकेसर, और बहुत सारा जब हम एक में ही मिला देते हैं उसको क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। समझ गए बात को। तो ये कह रहा है कि यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह अनेक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, ठीक। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर
भाग होते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है। पहला क्या, परागकोश, पुतंतु और योजी। समझ गए, यानी परागकोश, पुतंतु और योजी, परागकोश, पुतंतु और योजी, ये सब कहाँ पे होते हैं हमने वहां पे डायग्राम में बताया है। ठीक, फिर चौथा चक्र आता है आपका क्या, जायांग। जायांग, ठीक, चौथा चक्र क्या आता है, जायांग। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह पुष्प में मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करती है या मादा जननांग होती है। समझ गए बात को, मादा माने क्या होती है, स्त्री यानी महिला। प्रत्येक जायांग को स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुष्प होता है उसमें कई सारे अंडक या कई सारे जायांग लगे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। समझ गए। प्रत्येक अंडक के कितने भाग, 3 भाग इसके भी होते हैं, जो क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। ठीक, समझ गए। तो ये था हमारा पुष्पी पौधे का नामांकित चित्र से वर्णन। हमने चित्र बना लिया पुष्प का, ठीक, और उसका हमने क्या कर दिया, चारों चक्र का वर्णन कर दिया। अगर इन सभी का वर्णन भी करना चाहते हो तो एक एक लाइन में आप लोग बता भी सकते हो। परागकोश, परागकोश का कार्य क्या होता है, तरीके से यह एक थैलीनुमा संरचना होता है। देखो थैलीनुमा संरचना दिख रहा है ना, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, परागकण का, यानी लघु बीजाणु का। लघु बीजाणु या परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा क्या है, पुतंतु। पुतंतु का कार्य क्या होता है, तरीके से ये क्या करता है, परागकण को बनने के लिए एक संवहन माध्यम का कार्य करता है, एक तरीके से। समझ गए, यानी संवहन माध्यम का मतलब एक तरीके से परागकण को पोषण देने का कार्य करता है। समझ गए। और योजी, जो योजी होता है यानी तीसरा जो योजी होता है, ये क्या करता है, उमंग को जोड़ कर रखता है, किससे, अंडाशय से। उमंग को जोड़ कर रखता है, किससे जोड़ कर रखता है, अंडाशय से रखता है। ठीक, अब जो वर्तिकाग्र है जायांग वाले में, वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है, वर्तिकाग्र में आप लिख सकते हो कि यह परागकण के अवतरण मंच का काम करता है। यानी एक तरीके से मंच का काम करता है। मंच का काम यानी परागकण ही आकर यहाँ पे बैठते हैं। समझ गए, यानी ये क्या करता है, परागकण के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका क्या होती है, यह एक पतली नली होती है जो अंडाशय और वर्तिकाग्र के मध्य का भाग होता है। समझ गए, ये भी संवहन मंडल की तरह कार्य करती है या संवहन तंत्र की तरह। अंडाशय, अंडाशय जो होता है यह पुष्प का उभरा हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। ठीक, समझ गए, जिसमें किसका निर्माण होता है, जिसमें बीजांड का निर्माण होता है। जिसमें किसका निर्माण होता है, जिसमें बीजांड का निर्माण होता है। समझ गए, जिसमें बीजांड का निर्माण होता है। ये था एक क्वेश्चन, यानी पुष्पी पौधों में नामांकित, पुष्पी पौधे का नामांकित चित्र से वर्णन था। समझ गए, ये आपका एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप ले सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक, हम कुछ समय के लिए हट जाते हैं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजाणु जनन अथवा, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कुबीजाणु जनन अथवा लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी। यानी हमने विस्तार से लिख दिया इसको, ठीक, और शॉर्टकट तरीके में। अगर एग्जाम में पूछ ले कि कुबीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसको विस्तार से समझाइए या टिप्पणी लिखिए, तो आपको यही लिखना है और फिगर भी बनाना है। हम अगले स्लाइड में बना देंगे, छोटा सा फिगर है। ठीक, तो हमने यहाँ पे कुबीजाणु जनन अथवा लघु बीजाणु जनन या परागकण का बनना, समझ गए, एक ही है सर ना। तो इससे अगर ये पूछे क्वेश्चन तो आपको ये पूरा लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको समझाते हैं अच्छे से, ठीक, कि क्या चीज है ये। तो चलो देखते हैं, परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन अथवा कुबीजाणु जनन कहते हैं। बस एक लाइन, यानी डेफिनेशन इसका क्या हुआ, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इसका डेफिनेशन यानी एक तरीके से कह सकते हो आप, यहां से लेके और यहीं तक है। हमने इतना छोटा बनाया इसको, ठीक, यानी परागकोश, परागकोश तो जानते हो ना, जो ऐसे हम संरचना बनाए थे,
ना, जो अंडाशय से लगा हुआ था, जो अंडाशय से लगा हुआ था दोनों साइड, ठीक। ये क्या था? परागकोश। परागकोश में क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं, समझ गए ना, ठीक। तो यही कह रहा है कि परागकोश, परागकोश हो गया, और तथा परागकण के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन अथवा कुबीजाणु जनन कहते हैं, ठीक। समझ गए एक लाइन में। अब हम इसको विस्तार से देखते हैं कि क्या चीज है ये वास्तव में। देखिएगा, नवीन परागकोश यानी जो नया परागकोश है, जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं परागकोश, यहाँ पे परागकोश है ये परागकोश है हमारा, ठीक। ये परागकोश होता है, इसमें क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, ठीक। इसमें क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, ठीक। तो यही कह रहा है कि नवीन परागकोश अथवा परागकण के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन अथवा कुबीजाणु जनन कहते हैं। फिर आगे कह रहा है कि नवीन परागकोश, नया नया परागकोश एक समान विभजीभूत की कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह होता है। अंडे किसे दिख रहा है ना, यानी जो नया परागकोश बनता है तो क्या होता है? एक समान विभजीभूत की कोशिकाओं से मिलकर क्या बनाता है? अंडाकार समूह बनाता है, जो बाह्य स्तर द्वारा क्या है? घिरा होता है, जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है, ठीक। यह अंडाकार समूह यानी यह अंडाकार समूह धीरे धीरे क्या करता है? विकास करता है और 4 पालियों में विभाजित हो जाता है। 1 पाली, 2 पाली, 3 और 4 पाली, ठीक। समझ गए? 4 पालियों वाला हो जाता है। इसके बीच में एक वाहिनी ऊतक बन जाता है। इसके बीच में ये वाला जो नली देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक, यही क्या है आपका? वाहिनी ऊतक है। ये क्या है? वाहिनी ऊतक, समझ गए, ठीक। वाहिनी ऊतक बन जाता है, जो बाद में किसका निर्माण करता है? जो बाद में संवहन बंडल का निर्माण करता है। संवहन बंडल माने क्या होता है? तरीके से इस परागकण को पोषण देता है, ठीक। यहाँ से जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं तो इसी संवहन बंडल से आते हैं परागकण में, ठीक। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा आप लोग, परागधानी। यहाँ से परागधानी के विकास के समय, परागधानी क्या होता है? एक थैली, यानी परागकोश की बात कर रहा है। तो परागधानी के विकास के समय नवीन परागकोश के पाली के कोनों पर, ठीक, इसके प्रत्येक पाली के कोनों पर, 4 पाली है, ठीक। तो चारों पालियों के कोनों पर क्या होता है? कुछ अधःस्तरी की कोशिकाएं होती हैं, ठीक। कुछ अधःस्तरी की कोशिकाएं होती है, जो आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जो आकार में बड़ी हो जाती है। और जिनका जब बड़ी होती है, ठीक, तो उनका जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा, और केंद्रक उसमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे आप सब्जी वगैरह जब बनाते हो, अगर हम उसमें पानी ज्यादा है, अगर उसमें पानी ज्यादा है, अब पानी को हम कम कर दे तो उसमें आपको आलू वगैरह हर एक चीज जो भी उसमें डाले दिखने लगता है। तो वही कह रहा है कि जब आधा स्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है ना, तो उनका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, ठीक। और उसमें जितने भी केंद्रक हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। समझ गए बात को? आगे है, इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, इसमें इसी का रोल है पूरा। इन कोशिकाओं क्या कहेंगे? प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। यह क्या करता है? यह एक विभाजन करती है, यह एक क्या करती है? विभाजन करती है, जो प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका बनाती है, या जो प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। यानी यही क्या करती है? एक तरीके से परागकण का फॉर्मेशन करती है, यही कुबीजाणु जनन कोशिका, ठीक। और प्राथमिक वित्तीय कोशिका बनाती है, यानी ये एक डिवीजन करता है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, जिसको कुबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं और प्राथमिक वित्तीय कोशिका कहते हैं। समझ गए बात को? ठीक। यानी जो प्रप्रसु कोशिका है, ये क्या करती है? विभाजन करती है, और विभाजन करने के बाद 2 कोशिका बनाती है, जिसका नाम क्या है? कुबीजाणु जनन कोशिका और प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ठीक। फिर आगे है पैराग्राफ चेंज करके, ये दोनों कोशिकाएं, जो कुबीजाणु जनन कोशिका, जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ठीक, ये दोनों कोशिका
करती है, निरंतर विभाजित होती रहती है, यानी कंटिन्यू क्या करती है, विभाजन की प्रक्रिया कंटिन्यू करती रहती है और 3 से 5 भित्ति स्तर वाली कोशिकाएं बन जाती है। समझ गए बात को? जब ये कंटिन्यू विभाजन करती रहती है तो 3 से 5 भित्ति स्तर वाला कोशिका बन जाती है। इनमें से क्या होता है, इनमें बाह्य परत के नीचे, यानी 5 भित्तीय परत बनी ना, तो इनमें से बाह्य परत के नीचे, यानी बाह्य परत के जस्ट नीचे परत प्रायः क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। समझ गए? यानी बाह्य परत के नीचे की जो परत होती है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। समझ गए? नहीं समझ गए? तो बाह्य परत के नीचे की जो परत है वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और जिस स्थान पर पतली रह जाती है ना, वहीं पर क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है। जिस स्थान पर बाह्य परत पतली रह जाती है उस स्थान पर क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रंध्रक कहते हैं। जब पतली रह जाती है उसे क्या कहते हैं, रंध्रक कहते हैं। आगे देखिएगा, इसमें सबसे नीचे वाली परत क्या होती है, टेपिटम की होती है। एग्जाम में आपको पूछा था टेपिटम का कार्य, समझ गए, 2022 में, ठीक, 2022 में कि 23 में पूछा था कि टेपिटम का कार्य क्या होता है। समझ गए? तो क्या जो सबसे नीचे वाली परत है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेपिटम कहते हैं, टेपिटम कोशिका। अब टेपिटम क्या कार्य क्या होता है, टेपिटम विकासशील पराग कणों को, टेपिटम जो होता है विकासशील पराग कणों को पोषण देने का कार्य करता है। समझ गए? टेपिटम जो है विकासशील पराग कणों को पोषण देने का कार्य करता है। समझ गए बात? ठीक। अब आगे देखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखिएगा, परागधानी की भित्ति के साथ ही साथ, परागधान है तो यहां से हम पढ़ा रहे थे ये, ठीक, भित्ति बन गई परागधानी में। अब ये कह रहा है कि परागधानी की भित्ति के साथ ही साथ प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका, ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये तो भित्ति बनाई ना, 5 भित्ति बनाई, जिसमें कि कौन सी सबसे नीचे वाली टेपिटम हो गई, मध्य भित्ति बनाई, और इसके सबसे नीचे इसके जो बाह्य परत के नीचे जो होती है वो मोटी हो जाती है कोशिका। समझे नहीं समझे? यानी कौन सी, जब ये विभाजन करी तो क्या बनाई, भित्ति बनाई, 3 से 5 भित्ति वाला स्तर बनाई ना। ये तो अभी पूबीजाणु जनन वाला जो कोशिका है वो तो बाकी है, उसको भी तो लिखोगे, ठीक। तो वही कह रहा है कि परागधानी के भित्ति के साथ ही साथ, माने जब ये भित्ति बन रहा होता है ना, उसके साथ ही साथ जो पूबीजाणु जनन कोशिका है वो क्या करती है, 2 या 3 बार समसूत्री विभाजन करती है। समझ गए? 2 या 3 बार माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन करती है, जो क्या करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। समझ गए बात को? ठीक। यानी जो प्राथमिक प्रप्रसून कोशिका, सॉरी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है वो 2 या 3 बार विभाजन होगी, और विभाजन होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका का जब बन जाती है तो एक नहीं बनता है, बहुत सारा बनता है, मतलब जितने भी बीजाणु मात्र कोशिकाएं 2 या 3 बार करेंगी, और जितना डिवीजन होगा उतना ही ज्यादा कोशिका बनेगा ना। तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है कि समसूत्री विभाजन विभाजित होकर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका वो बहुत प्रकार की बनती है, अनेक, उनमें से बहुत सारे नष्ट भी हो जाते हैं, और जो क्रियाशील रहते हैं ना वही आगे क्या करते हैं, मात्र कोशिका। आगे देखो, मात्र कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन करती है, मतलब एक तरीके से जो नष्ट हो गए उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी। अब अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, उनमें से कुछ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? उनमें से कुछ क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और कुछ जो शेष रह जाते हैं, जो क्रियाशील होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। समझ गए? अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, और विभाजन करके 4 लघु बीजाणु चतुष्क बनाती हैं। क्या बनाती हैं? 4 लघु बीजाणु चतुष्क बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टी आकार का चतुष्क। समझ गए? जिनको हम क्या कहते हैं, टी आकार का चतुष्क, युगपत प्रकार का चतुष्क, क्रमानुसार प्रकार का चतुष्क। ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लिख देना है, और अगर फिगर भी बनाना चाहते हो तो हम फिगर भी बनवा दे रहे हैं, ठीक, उसको भी देख लेना है कैसे ये बन रहा है फिगर। समझ गए? हालांकि अगर लिख दोगे फिगर, इसमें तो ज्यादा पूछा नहीं है, लेकिन ये जो टिप्पणी है
पड़ी है या जो इसके बारे में है उपबीजाणु जन्म के बारे में, इसके बाहर और कुछ नहीं है। ठीक, जो भी था उपबीजाणु जन्म के अंदर हमने आपको विस्तार से बताया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से क्या होता है, क्या होगा, समझ गए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लघु बीजाणु या परागकण को विस्तार से समझाइए। ठीक, लघु बीजाणु क्या होते हैं या परागकण क्या होते हैं। ठीक, अगर पूछ ले तो आपको ये फिगर बनाना है। ठीक, ये छोटा सा फिगर बनाया है परागकण का, और इसके बारे में थोड़ा सा लिखे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। तो लघु बीजाणु नर युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जो क्या होती है, अगुणित होती है। गुणित कब होगी, जब मादा युग्मक से मिलेगी तब। ठीक, यानी ये क्या होती है, अगुणित होती है। लघु बीजाणु नर युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका होती है जो अगुणित होती है। यह दो भित्ति परतों से ढकी होती है। ठीक, परागकण जो होती है वो दो भित्ति परतों से ढकी होती है, जिसे क्या कहते हैं, बाह्यचोल यानी बाह्य परत। ठीक, अंतःचोल यानी आंतरिक परत, समझ गए। ठीक, तो देखेंगे हम बाह्यचोल क्या होता है या बाह्य भित्ति। ठीक, यह स्पोरोपोलेनिन नामक वसीय पदार्थ की बनी होती है। जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो क्या होता है, वसीय होता है, यानी एक तरीके से ऑयली जैसा होता है। तो यह स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ की बनी होती है, जो परागकण को हर मौसम से सुरक्षा प्रदान करती है। और जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है ना, ठीक, वहां पर छोटा सा छिद्र हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। ठीक, ये वाला भाग, ये वाला, जिसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ठीक, यहीं से परागनलिकाएं निकलती है बाहर। अब हम बात करते हैं दूसरा, अंतःचोल यानी इंटाइन। यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है और इसी के अंदर पराग नलिका का निर्माण होता है। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक, यानी जो अंतःचोल है यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, ये पराग नलिका का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, बीजांड का फिगर बनाना पड़ेगा और उसका नामकरण करना पड़ेगा। ठीक, बीजांड का फिगर ऐसे बनता है और उसका हमने नामकरण लिखा है। ठीक, हट जाते हैं कुछ समय, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके बारे में एक एक करके अच्छे से सभी पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी बीजांड में जितने भी हमने नामकरण को किया है इन सभी का कार्य क्या होता है तरीके से और कहाँ पे होते हैं। ठीक, उन सभी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो देखते हैं बीजांड या गुरु बीजाणुधारी। अगर बीजांड या गुरु बीजाणुधारी पूछे एग्जाम में, मानो बीजांड की आंतरिक संरचना का चित्र वर्णन कीजिए ऐसे पूछा, या गुरु बीजाणुधारी क्या होती है, गुरु बीजाणुधारी पर टिप्पणी लिखिए, या गुरु बीजाणुधारी की नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, यही है आपका। तो देखते हैं गुरु बीजाणुधारी क्या होती है। अंडाशय के अंदर बीजांड एक पतली वृत्त द्वारा जुड़ा होता है, यानी ये वाला भाग। ठीक, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं फिगर कुछ, जैसे ये वाला मादा वाला भाग है। ठीक, ये मादा वाला भाग है, यहाँ पे ऐसे कुछ हम बनाए थे। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बीजांड बनेगा, यही है। ये वही चीज है, ये पतले वृत्त द्वारा जुड़ा है ना अंडाशय से। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त कहते हैं। ठीक, समझ गए। फिर आगे देखते हैं, बीजांड का वह स्थान या वह स्थान जहां, बीजांड का वह स्थान जहां यह बीजांड वृत्त से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिक। उसे क्या कहते हैं, नाभिक। ये वाला देखो यहाँ पे, जो बीजांड का वह स्थान जो बीजांड से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। बीजांड जो है वो दो आवरणों से घिरा है, एक आवरण, दो आवरण ना, एक दो आवरण। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण कहते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। इसका निर्माण कहां से होता है, इसका निर्माण निभाग से होता है, यानी बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण का निर्माण किससे होता है, निभाग से होता है, यानी इसका निर्माण किससे होता है, निभाग से होता है। बीजांड का अग्रभाग खुला होता है, बीजांड का अग्रभाग खुला होता है, यानी ये वाला खुला है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड, इसे क्या कहते हैं, इसे बीजांड द्वार कहते हैं।
बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदु ऊतक कोशिका का बना होता है, यानी बीजांड के अंदर वाला भाग, ये वाला, ठीक, किसका बना होता है? मृदु ऊतक कोशिकाओं का बना होता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे बीजांड काय कहते हैं, जिसे बीजांड काय कहते हैं, यानी ये द्रव वाला समझो, जिसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं, ठीक। फिर आगे देखिए, बीजांड काय के मध्य में एक क्या होता है? थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। यानी ये जो ग्रीन कलर का ये जो बना है, मतलब मार्कर चला है, ठीक, इसी की क्या है? थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। यानी बीजांड काय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक। भ्रूण कोश में भ्रूण कोश में 3 कोशिका निभाग की तरफ होती है, ये 3 कोशिकाएं, ठीक, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। फिर 3 कोशिका बीजांड द्वार की तरफ होती है, यानी 3 कोशिका बीजांड द्वार की तरफ है ना, जिनमें से 2 बगल बगल वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक, तथा बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंड कोशिका, ठीक, इसे क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। फिर 2 कोशिका भ्रूण कोश के मध्य में होती है, ये मध्य में, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रीय ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ठीक। इतने ही आपको इसके अंतर्गत लिखना है, यानी जब पूछे गुरु बीजाणु धानी या बीजांड की आंतरिक संरचना पूछे, ठीक, समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। और हम अभी कुछ टॉपिक है इसमें, अभी कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी कम से कम 4-5 क्वेश्चन और भी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक, उनको हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। बस आज के लिए बस इतना।